1857 का विद्रोह, विपिन चंद्रा, चैप्टर 1। 11 मई 1857 दिल्ली की सड़कों पर सवेरा अभी उतर ही रहा था। जिंदगी की हलचल शुरू नहीं हुई थी। तभी मेरठ से आए सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पार कर शहर में पहुंचा। उन्हें सामने दिखाई दिया चुंगी का दफ्तर। उन्होंने उसमें आग लगा दी और फिर लाल किले की तरफ बढ़ गए। इन सिपाहियों ने एक दिन पहले ही मेरठ में अपने अंग्रेज अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। सिपाहियों के शहर में प्रवेश करते ही दिल्ली जैसे नींद से जागी। अच्छी भीड़ इन सिपाहियों के पीछे हो गई। सब रोमांचित थे। राजघाट दरवाजा पार कर ये लोग लाल किले के भीतर पहुंच गए। सिपाहियों का ये दस्ता यहाँ मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से ये अपील करने आया था कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन पा रहे मुगल सम्राट के पास उस समय इन सिपाहियों की रहनुमाई करने के लिए बचा ही क्या था। फिर भी मुगल सम्राट का नाम इन सिपाहियों के विद्रोह को महत्व तो प्रदान कर ही सकता था। इसलिए जब सिपाहियों ने सम्राट से रहनुमाई की अपील की तो वो ज़रा हिचकिचाए, क्योंकि यह नहीं तय कर पा रहे थे कि इन सिपाहियों के इरादे वाकई में क्या हैं और फिर क्या वह खुद इस लायक हैं कि इस लड़ाई में कोई प्रभावी भूमिका निभा सके। बहरहाल सिपाहियों ने बहादुर शाह को इस बात के लिए राजी कर लिया और वह खुद का शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। इसके बाद सिपाहियों ने दिल्ली पे कब्जा करने का अभियान शुरू किया। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। सरकारी दफ्तरों पर या सिपाहियों ने कब्जा कर लिया या उन्हें नष्ट कर दिया। इस तरह सत्ता के केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। विदेशी शासन को खत्म करने की दिशा में यह असफल लेकिन साहसिक प्रयास था। दिल्ली पे कब्जे और बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिल गया। यही नहीं, इससे गुजरे जमाने को कि दिल्ली की ताकत और आन बान की याद भी लोगों को दिमाग में ताज़ा हो गई और यह बात बहुत आस बांधने वाली साबित हुई। मेरठ का विद्रोह और दिल्ली पर कब्जा तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो समूचे उत्तर भारत और पश्चिम में मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तो सिपाहियों और नागरिकों के बीच विद्रोह की लहर तेज चल पड़ी। लेकिन दक्षिण भारत इस सब से बिल्कुल अलग थलग रहा। पंजाब और बंगाल पर इसका असर मामूली सा रहा। बहरहाल कंपनी के 2,32,224 सिपाहियों में से करीब आधे सिपाहियों ने अपनी अपनी रेजिमेंटों को छोड़ दिया और सेना के उस आदेश को फूंक मारकर उड़ा दिया जिसे वर्षों के प्रशिक्षण और अनुशासन के जरिए उन्हें सिखाया गया था। यूं मेरठ विद्रोह के भी पहले से कई छावनियों में असंतोष की चिंगारियां सुलगती रहीं। बरहनपुर की 19वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री ने नए किस्म के इन्फेंट राइफलों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इस रेजिमेंट को मार्च को भंग कर दिया गया। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान मंगल पांडे, जो इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए, उसने अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। उसे पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। इस रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। 7वीं अवध रेजिमेंट के जवानों ने भी अपने अफसरों के आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस रेजिमेंट का भी वही हाल हुआ जो बाकी दोनों रेजिमेंटों का हुआ। दिल्ली पर कब्जे के एक महीने के भीतर विद्रोह लगभग सभी बड़े केंद्र कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी तक फैल गया। इन सब जगहों पर लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गहरी नफरत थी। विद्रोहियों ने हर जगह अंग्रेज प्रशासन के पांव उखाड़ दिए। चूंकि विद्रोही सिपाहियों के पास अपना कोई नेता नहीं था, इसलिए उन्होंने स्थानीय सामंत, नवाब और राजाओं को अपने साथ ले लिया और उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप दी। ये लोग भी ब्रिटिश हुकूमत के हाथों के काफ़ी सताए जा चुके थे, इसलिए उनमें असंतोष तो था ही। वे विद्रोही सिपाहियों के साथ आ गए। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को विद्रोहियों ने अपनी कमान सौंप दी। अंग्रेजों ने नाना साहब को उत्तराधिकारी नहीं माना और उन्हें पूना निर्वासित कर दिया गया था, इसलिए वह उस समय कानपुर में रह रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला, जहां अपदस्थ दवा के प्रति लोगों में गहरी सहानुभूति थी।
हजरत महल के बेटे बिरजिस कादिर ने वहाँ खुद को नवाब घोषित कर दिया और अपना प्रशासन स्थापित किया। सारे महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमान और हिंदुओं को नियुक्त किया। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने रहनुमाई की। हालांकि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे थे, खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। सच तो यह है कि शुरू में उन्होंने कमिश्नर को विद्रोहियों की गतिविधियों के बारे में चेतावनी भी दी थी, लेकिन विद्रोह की लहर के फैलते उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियेपन की कगार पर पहुंचा दिया, इसलिए भीतर ही भीतर अंग्रेजों के दुश्मन हो गए थे। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली। उसे लौटाने के उसको बार बार की गई अपीलों को अंग्रेजों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि उन्होंने खुद किसी विद्रोह की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जैसे ही विद्रोही सिपाहियों का दस्ता दीनापुर से आरा पहुंचा, कुंवर सिंह उनके साथ हो गए। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में सिपाहियों की कमान संभाली। लॉर्ड डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र को उनके पति का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और विलय की नीति के तहत उनके राज्य को छीन लिया। इस फैसले को बदलाने के लिए रानी ने हर बड़े अफसर का दरवाजा खटखटाया, बार बार अपीलें की, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने विद्रोह के इस मौके पर अंग्रेजों के साथ बातचीत फिर शुरू करने की कोशिश भी की। अगर उनकी मांगें मंजूर कर ली जाएं तो वो अंग्रेजों का साथ देंगी और इस तरह झांसी की तरफ से अंग्रेजों को कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अंग्रेज अफसरों ने उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। रानी लक्ष्मीबाई ने सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार किया। मार्च 1958 में उनके मैदान संभालने के बाद झांसी ने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी। उस पर काबू पाना अंग्रेजों के लिए वाकई बहुत दुरूह साबित हुआ। विद्रोह की इस लहर सिर्फ बड़े केंद्रों तक ही सीमित नहीं थी। बंगाल की करीब सभी सैनिक छावनियों और बम्बई की भी कई छावनियों को इसने अपनी लपेट में ले लिया। मद्रास अछूता रहा। वहाँ सैनिक अपनी अंग्रेज अफसरों के प्रति काफ़ी निष्ठावान बने रहे। यहाँ सवाल उठता है कि कंपनी बहादुर के नेतृत्व में लगे सिपाहियों ने आर्थिक स्थायित्व और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठोकर मार के विद्रोह क्यों किया? सारी सुविधाओं का त्याग कर सिपाहियों ने अनिश्चित भविष्य का खतरा क्यों मोल लिया? दिल्ली में सिपाहियों ने जो मुनादी की थी वह इस सवाल का जवाब देती है। सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने इन दिनों में क्या गंदे तरीके अपनाए। पहले तो उन्होंने सारे हिंदुस्तानी सेना का धर्म नष्ट किया, फिर लोगों को अनिवार्य रूप से ईसाई बनने पर मजबूर किया। इसलिए हम पूरी तरह अपने धर्म पर कायम रहे और लोगों के साथ एकजुट होकर हमने किसी मलिच्छ को जीवित नहीं छोड़ा और इस बुनियाद पर हमने दिल्ली का शासन फिर से स्थापित किया। कंपनी की सैनिक छावनियों में कई ऐसी सेवा शर्तें थीं जिनमें मुख्यतः उत्तर दक्षिण प्रांत और अवध से आने वाले ऊंची जाति के हिंदू सिपाही के धार्मिक विश्वास और पूर्वाग्रह को ठेस पहुंचती थी। शुरू में तो अंग्रेज प्रशासन ने सिपाहियों की बात पर ध्यान दिया, उनकी आपत्तियों को स्वीकार किया, ऐसी व्यवस्था की कि सिपाही अपने धर्म और जाति की मान्यता और रिवाजों के तहत रह सकें। लेकिन जैसे जैसे सेना की जिम्मेदारी बढ़ती गई, न सिर्फ देश के कई हिस्सों में बल्कि विदेशों में भी भारतीय सिपाहियों को भेजा जाने लगा, तो धार्मिक मान्यताओं के तहत उन्हें सुविधाएं दिए जाना संभव नहीं रहा। फिर एक रेजिमेंट के भीतर कई अलग अलग जातियों की मौजूदगी और जाति भेद की भावना निश्चित ही सैनिक दृष्टि से कोई फायदे की स्थिति नहीं थी। इसलिए प्रशासन ने अपने आसान रास्ता सोचा, ब्राह्मणों की भर्ती में कमी लाई जाए, लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हुई। 19वीं सदी के मध्य में बंगाल सेना में ऊंची जाति का वर्चस्व हो गया। धार्मिक विरोध का सबसे पहले 1824 में उभरा, जब बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट को वर्मा जाने का आदेश दिया गया। हिंदुओं के लिए तब समुद्र पार करने का मतलब था उनका धर्म नष्ट होना, इसलिए सिपाहियों ने इनकार कर दिया। आदेश का विरोध करने वाले सिपाहियों को फांसी चढ़ा दिया गया और रेजिमेंट भंग कर दी गई। अफगान युद्ध के दौरान तो भारतीय सिपाहियों की धार्मिक मान्यताओं को गहरी ठेस पहुंची। युद्ध के दौरान सिपाहियों को कैसा भी और कुछ भी खाने पीने को मजबूर किया गया। नतीजा यह हुआ कि सब सिपाहियों के गांव घर के लोगों में ये भावना बैठ गई कि सिपाही धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं कर सकते। इसलिए युद्ध के बाद सिपाहियों को घर लौटने पर बिरादरी में वापस लौटना उनके लिए मुश्किल हो गया। सीताराम नाम का एक सिपाही जब अफगानिस्तान से लौटा तो ना सिर्फ उसे अपने गाँव बल्कि अपने बैरक में भी जाति बाहर घोषित कर दिया गया। इस तरह कंपनी की नौकरी में होने की इज्जत उसे समाज में जगह नहीं दिला सकी। धर्म और जाति कहीं ज़्यादा ताकतवर साबित हो गई। अफवाह उड़ी कि सरकार छिपे तौर पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है, ईसाई धर्म के लिए प्रोत्साहन दे रही है। इस अफवाह से सिपाही और भड़क उठे।
सरकार और ईसाई मिशनरियों के आपसी रिश्तों ने अफवाह को बल दे दिया। कुछ छावनियों में मिशनरियों को ईसाई धर्म प्रचार की पूरी छूट थी। इसके अलावा आटे में हड्डी का चूरा मिलाने की खबर और नई इनफील्ड राइफल के प्रयोग ने सरकार के प्रति संदेह पैदा कर दिया। नई राइफल में प्रयोग होने वाली कारतूसों को राइफल में भरने से पहले दांत से खींचकर खोलना पड़ता था। इसमें जो ग्रीस लगी होती थी वो गाय और सूअर की चर्बी से बनती थी। सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंची। उन्हें लगा कि उनका धर्म खतरे में है, लेकिन उनके क्षोभ का कारण केवल आहत धार्मिक भावनाएं नहीं थी। वे खराब सेवा शर्तों के कारण भी बहुत क्षुब्ध थे। वेतन कम था, जिंदगी नरक की समान थी। पैदल सेना के सिपाही को 7 रुपये मिलते थे और घुड़सवार सेना के सिपाही को 27 रुपये, लेकिन इसी में से उसे अपनी वर्दी, भोजन इत्यादि पर भी खर्च करना पड़ता था। समूचे खर्च के बाद बड़ी मुश्किल से 1 या 2 रुपये बचते थे। इसके अलावा उन्हें हमेशा यह महसूस होता था कि समान वेतन भोगी अपने अंग्रेज साथी के समान बन के रह रहे हैं। हर कदम पे उसे लगता था कि गोरे काले का भेद किया जा रहा है। पदोन्नति और अधिकार दोनों मामले में उनके साथ भेदभाव बढ़ता जाता है। T.R. होम्स ने लिखा, सिपाही जानता था कि वो चाहे जितनी भी कर्तव्य निष्ठा दिखाए, चाहे जितना भी बहादुर सैनिक बन जाए, उसे अंग्रेज सैनिक के बराबर वेतन कभी नहीं मिलेगा। 30 वर्ष की कर्तव्य निष्ठा भी उसे अंग्रेज अफसर का मातहत होने से बचा नहीं सकेगी। वास्तव में ये सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे, जो अब गांव की मिट्टी से जुड़े थे। एक सैनिक अधिकारी ने डलहौजी को संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दी। हमारी सेना देश के किसानों के बीच में बनी है। किसान के कुछ अधिकार हैं। यदि इन अधिकारों का हनन हुआ तो हम ज़्यादा दिनों तक सेना पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। यदि आप भारतीय जनता की संस्थाओं पर कुठारघात करेंगे तो सेना भारतीय जनता को हमदर्द दी जाएगी, क्योंकि वह इसी के बीच से बनी है। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के हनन का मतलब है किसी न किसी सैनिक के अधिकारों का हनन, क्योंकि हर सैनिक किसी न किसी का तो बाप है, बेटा है, भाई है और दूर का रिश्तेदार है। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध के ही 75,000 सैनिक सेना में थे। कोई भी घटना इन्हें तत्काल प्रभावित करती थी। नए भू राजस्व कानून ने सैनिकों को बहुत प्रभावित किया। इसके खिलाफ केवल सैनिकों की ओर से 15,000 अर्जी जारी की गई। दिल्ली के विद्रोहियों का घोषणा पत्र इस बात का सबूत था कि सिपाही अंग्रेज शासन के दमन के प्रति सचेत हो गए थे। इस प्रकार सेना अपने आप में ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का पर्याय हो गई थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सैनिक किसी न किसी तरह आम जनता से जुड़े थे। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया, विशेषकर उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध में। बंगाल आर्मी में ज़्यादातर सैनिक इन्हीं क्षेत्रों से भर्ती किए गए। केवल मुजफ्फरनगर और सहारनपुर को छोड़कर बाकी सारे स्थान पर सिपाहियों के विद्रोह के साथ साथ नागरिकों का विद्रोह भी शुरू हो गया। सिपाहियों के विद्रोह ने ग्रामीणों को कुछ हद तक सरकारी भय से मुक्ति दिलाई और संगठित विद्रोह सड़कों पर आ गया। सरकारी इमारतें फूंक दी गईं, खजाना लूटा गया, बैरक तोड़ी गई, हथियार लूटे गए, जेल के फाटक खोल दिए गए। ग्रामीणों के बीच अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद करने वाले विद्रोही नेताओं का असर समाज के हर तबके पे पड़ा। किसान, दस्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया और सिपाहियों का विद्रोह धीरे धीरे आम जनता का विद्रोह बन गया। अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक संगठित आवाज़ थी ये बगावत। लगान के बोझ से किसान पस्त थे, कर्ज पे कर्ज लेता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही मकसद था, ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलना। बतौर उदाहरण 1852 में बरेली में एक उगाही का काम 10 महीने में पूरा कर लिया गया। यह एक रिकॉर्ड था। कर की दर बढ़ा दी गई। जाहिर सी बात है कि अफसरों ने कर वसूलने के लिए जनता पे बेइंतहा जुल्म ढाए, उन पे डंडे के बल पे पैसा वसूला। इसके अलावा एक कलेक्टर ने कई बार सरकार को लिखा कि वो अपने इलाके की वसूली नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ सिवाय घास के और कोई फसल है ही नहीं। सरकार का निर्देश आया, घास अच्छी चीज़ है, इसी को बिकवा के टैक्स वसूलें। सिर्फ गरीब किसान ही परेशान नहीं थे, सामंत भी अंग्रेजी हुकूमत से दुखी थे। विद्रोह के मुख्य केंद्र अवध में तालुकदारों के सारे अधिकार छीन लिए गए। लगभग 21,000 तालुकदारों की जागीर छीन ली गई। इन्हें उम्मीद थी कि शायद फिर उन्हें उनकी जागीर मिल जाए। अंग्रेजी हुकूमत ने शिल्पकार और दस्तकारों का भी दमन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज ने भारतीय दस्तकारी और शिल्प के प्रति उपेक्षा की रवैया अपनाया। थोड़ी बहुत जो छूट थी वो इसलिए कि भारतीय दस्तकार वही बनाए जो अंग्रेज चाहते थे। दुनिया में अपनी कला के लिए मशहूर भारतीय दस्तकार शिल्पकार भूखों मरने लगे। जिस तेजी के साथ दस्तकारी खत्म हुई उसी तेजी के साथ औद्योगिक विकास नहीं हुआ। दूसरी ओर एकाधिकारवादी अंग्रेज शासन के इशारे पर अंग्रेज अफसरों ने जिस तरह सामाजिक धार्मिक परंपरा मान्यता पर कुठारघात करना शुरू किया, उससे परंपरावादी हिंदू और मुसलमानों को आघात पहुंचा।
उन्हें लगा कि सामाजिक परिवर्तन के नाम पे कानून बना के अंग्रेज उनके धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। विद्रोहियों के अनेक घोषणा पत्र मानद और धर्म संस्कृति पर हमले की आशंका का जिक्र है। इस तरह सिपाहियों का विद्रोह और कसम साती जनता के विद्रोह के संगम से उपजा 1857 का आंदोलन, समूची जनता का अप्रत्याशित विद्रोह। सवाल उठता है कि क्या यह सुनियोजित विद्रोह था या एकाएक भड़का विद्रोह था। इसे सुनियोजित इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसके कोई ठोस सबूत मिले ही नहीं है। नेताओं के काम का जो ढंग था उससे लगता था कि उन्होंने पहले से कोई योजना बनाई नहीं थी। हो सकता है कि योजना बनाने की बात सोची गई हो पर उसे कोई अंतिम रूप दिया नहीं गया, ऐसा लगता है। सिपाही जब मेरठ से दिल्ली पहुंचे तो बहादुर शाह चकित रह गए। उन्होंने आगरा से लेफ्टिनेंट गवर्नर को फौरन सूचना दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी खबर पाके विद्रोही के साथ हो गई। फैजाबाद के नाना साहब और मौलवी अहमद शाह ने सिपाहियों के विद्रोह के लिए उकसाया था या नहीं, अभी तक इस बारे में कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इन दोनों ने विभिन्न छावनियों से गुप्त संपर्क बना के रखे, इस बारे में भी कोई प्रमाण नहीं है। इसी तरह चपाती और कमल के फूल के माध्यम से संदेश पहुंचाने की बात भी संदेह में है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। हाँ, ये बात सच है कि मेरठ की घटना के 1 महीने के भीतर विद्रोह की चिंगारी दूर दूर तक फैल गई। विद्रोह के किसी प्रकार की योजना या संगठन का भले ही अभाव था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्रोह शुरू होते ही विद्रोहियों ने संगठन बनाने की कोशिश कर दी। दिल्ली पे कब्जा होते ही आसपास के सभी राज्य और राजस्थान के शासकों को एक चिट्ठी भेजकर उनके समर्थन में कम करना होता है, उन्हें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया। दिल्ली में एक प्रशासनिक अधिकरण बनाया गया जिसके जिम्मे राज्य के सभी काम थे। इस अधिकरण के 10 सदस्य थे, 6 सेना और 4 नागरिक विभागों के। सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। अधिकरण सम्राट के नाम पर राजकाज संचालन करता था। इस तरह दूसरे केंद्रों में भी संगठन बनाने का प्रयत्न किया गया। सभी विद्रोही नेता बहादुर शाह को सम्राट मानते थे। उन्हीं के नाम पर 10 सिक्के ढाले गए, उन्हीं के नाम पर आदेश जारी किए गए। बरेली में खान बहादुर खां मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन चला रहे थे। यह भी अर्थपूर्ण है कि विद्रोही चाहे मेरठ में हो, कानपुर में हो, झांसी में हो, उनकी पहली प्रतिक्रिया दिल्ली जाने की ही होती थी। हाथ आई हुई ताकत को बनाए रखने के लिए संगठन और राजनीतिक संस्था का गठन करने की जरूरत निश्चित रूप से महसूस की जा रही थी। 1 साल से ज़्यादा समय तक विद्रोहियों ने भारी कठिनाई के बावजूद अपना संघर्ष जारी रखा। नए हथियार, गोला बारूद हासिल करने का उनके पास कोई स्रोत नहीं था। तेज संचार व्यवस्था नहीं थी। फलस्वरूप एक दूसरे के कार्यकलाप का संयोजन संभव नहीं हो पाया और कमजोरियों से वे अपने नाकिफ थे, जिसका नतीजा यह होता था कि मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते थे और सबको अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी थी। यद्यपि विद्रोहियों को जन साधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक न केवल उनसे असंतुष्ट थे बल्कि अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना तक की। करीब करीब आधे भारतीय सिपाहियों ने केवल विद्रोह ही नहीं किया बल्कि अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ाई की। 5 दस्तों की मदद से, जिनमें 1700 ब्रिटिश सैनिक और 3200 भारतीय, दिल्ली पे पुनः कब्जा कर लिया। कश्मीरी गेट को उड़ाने के काम को अंजाम दिया गया। 6 ब्रिटिश अफसरों और 24 भारतीयों ने, जिनमें 10 पंजाबी थे और शेष आगरा और अवध के थे। सच तो यह है कि झांसी की रानी, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला जैसे कुछ एक सम्मानीय अपवादों को छोड़कर विद्रोहियों को अपने नेताओं से कोई खास मदद नहीं मिली। इनमें से अधिकांश इस विद्रोह के महत्व को समझ नहीं पाए, अवसर के अनुकूल खड़े नहीं हो सके। बहादुर शाह और जीनत महल के सिपाहियों पर भरोसा नहीं था और अपनी सुरक्षा के लिए वे ब्रिटिश अधिकारियों से बातचीत चला रहे थे। ज़्यादातर तालुकदार को महज अपने हितों से मतलब था और मान सिंह जैसे कुछ लोगों ने तो परिस्थिति की मांग के अनुसार कई बार अपनी वफादारी बदली भी। जो चीज़ विद्रोहियों को एक सूत्र में जोड़ती थी वह थी विदेशी हुकूमत के प्रति घृणा, लेकिन उनके पास ना तो कोई राजनीतिक दृष्टि थी न भविष्य का कोई साफ नक्शा। वे सब अपने अतीत के कैदी थे और मूलतः अपने विशेषाधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे। फलस्वरूप एक नई राजनीतिक व्यवस्था कायम करने की क्षमता उनमें थी ही नहीं। ऐसी स्थिति में आश्चर्यजनक नहीं है कि क्रांतिकारी नेतृत्व नहीं दे सके। जॉन लॉरेंस ने ठीक ही लिखा है कि अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता निकला होता तो शायद हम सदा के लिए हार जाते। यह होना नहीं था, फिर भी विद्रोहियों ने अनुकरणीय साहस, समर्पण और प्रतिबद्धता का परिचय दिया। हजारों लोगों ने अपने प्रिय आदर्श के लिए लड़ते हुए इज्जत से जान दे दी। बहरहाल सिर्फ वीरता ही उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रिटिश फौज का प्रत्यार्पण झेलने के लिए काफ़ी नहीं था। सबसे पहले दिल्ली का पतन हुआ 20 सितंबर 1857 को। एक लंबी और घमासान लड़ाई के बाद हुमायूं के मकबरे में शरण लिए हुए बहादुर शाह को पकड़ लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें वर्मा भेज दिया गया। चूँकि दिल्ली ही विद्रोहियों की एकमात्र आशा थी, इसलिए उस पर अंग्रेजों का कब्जा होते ही विद्रोह की रीढ़ की हड्डी टूट गई।
ब्रिटिश सैनिक सत्ता ने एक के बाद एक सभी केंद्रों पर कब्जा शुरू किया। झांसी की रानी मर्दानगी के साथ अंत तक लक्ष्य पर अटल रहीं और युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए 17 जून 1858 को उन्होंने प्राण दे दिया। जनरल ह्यूरोज ने जिन्हें पराजित किया, उन्होंने दुर्जय शक्ति के बारे में कहा, यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। नाना साहब ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और 1859 के शुरू में नेपाल चले गए। उन्हें यह आशा थी कि फिर संघर्ष छिड़ेगा। कुंवर सिंह ने अपनी पकी हुई उम्र के बावजूद काफ़ी फुर्ती दिखाई और अंत तक अंग्रेजों को पता नहीं लगने दिया कि वे कहाँ हैं। उनकी मृत्यु 9 मई 1858 को हुई। तात्या तोपे ने अपनी इकाई के साथ अप्रैल 1859 तक गुरिल्ला लड़ाई सफलतापूर्वक जारी की, लेकिन एक जमींदार ने उनके साथ धोखा किया और अंग्रेजों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरह उस समय सबसे बड़ी चुनौती का अंत हो गया जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत में झेलनी पड़ी। चूँकि विद्रोहियों को सफलता नहीं मिली, इसलिए इसके बारे में कोई सिर्फ अनुमान ही किया जा सकता है। अगर वे सफल हो जाते तो इतिहास की दिशा ही बदल जाती। क्या होता यदि उन्होंने इतिहास की धारा को विपरीत दिशा में मोड़ दिया, पुरानी सामंती व्यवस्था को एक नई ताकत के साथ पुनः स्थापित किया होता? यहाँ इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इतना तो कहा जा सकता है कि उनके तमाम सीमाओं और दुर्बलताओं के बावजूद उनके सामने एकमात्र विकल्प यही नहीं था। विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने की उनकी कोशिश एक